नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। कल हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा कक्षा 9वीं में हम बचेंद्री पाल तथा उनके सहयोगी दल तथा उनकी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे थे और हम आ गए थे यहाँ तक कि उन्हें डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल कैसे बनाना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। सही है, यहाँ तक आ गए थे। उसके बाद का हम देखते हैं आज की किस प्रकार उन्होंने ये भी बताया था कि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 ही हम महिलाएं थी, एक तो मैं बचेंद्री और दूसरी थी रीता गोबू। ये उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। आज उसके आगे की चढ़ाई हम बचेंद्री के साथ कर देते हैं। अंगदोर जी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आया और उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय कह कर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूं। नौसिखिया मैंने दिया यहां अर्थ नया सीखने वाली। मैं नई नई चढ़ाई कर रही हूं, पहली बार मैं ये ट्राई कर रही हूं, पहली बार मैं एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही हूं, इसलिए मेरे लिए ये जो यात्रा है बिल्कुल नई है। देखिए, एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। देखिए, अगर किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना है तो तेंजिंग की तरह बढ़ाना है। उन्होंने इसका धैर्य बढ़ाते हुए, उसका उत्साह बढ़ाते हुए, उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए या उसको प्रेरित करने के लिए किस प्रकार के वाक्य कहे, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार के एक प्रेरणादायी वाक्य मिस्टर तेंजिंग के थे। देखिए, इससे क्या हो गया, बचेंद्री में एक अलग से उत्साह आ गया और वो आगे बढ़ने के लिए या शिखर पर चढ़ाई के लिए और भी प्रेरित हो गई। 15 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू कैंप 3 में थी। अब देखिए, बेस कैंप 1, उसके बाद कैंप 3 का जिक्र यहां आ गया, कैंप 4 का जिक्र पहले आ गया था। आपको यह ढूंढना है सारे पार्ट में कि कितने कैंप लगे। याद रखो, 3 में थी, कैंप में 10 व्यक्ति थे। लोबसांग तशारिंग मेरे तंबू में थे, एनडी शेरपा तथा और अन्य 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। अपना प्रसंग बता रही है वो कि 12:30 के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चली जा रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। धमाका, एक आवाज हो गया और ये जो बर्फ की सीधी ढलान आ गई, यहां जो तंबू लगा हुआ था उसके ऊपर सारा बर्फ आ गया और बचेंद्री को कुचलते हुए आगे निकल जा रहा था। ये क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से की ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति से भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर एक व्यक्ति को चोट लगी थी। ये एक आश्चर्य था कि किसी की भी मृत्यु नहीं हो गई थी। बचेंद्री ने अपने साथ घटित एक प्रसंग को या एक कठिनाई को यहां आपके सामने पेश कर दिया है। तो ये हिमपुंज, बड़ा आकार का बर्फ का टुकड़ा तहस नहस करना, उद्ध्वस्त करना,
तो उसके कैंप को पूरी तरह से उद्ध्वस्त किया। मैं तो बोल देता हूं कि उसके जीवन को उद्ध्वस्त करने के लिए ये हिमपुंज वहां आया था। और उससे उनको कैसे निकाला जाता है तो आगे देख लेते हैं कि लोब्सांग अपनी स्विस छुरी, बर्फ काटने की छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। थोड़ी सी देर का सीधा अर्थ क्या था? मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमी बर्फ की खुदाई की और मुझे बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में वो सफल हो गए और इसी प्रकार मेरी जान बच गई। ऐसे बचेंद्री बखान कर रही हैं। स्विस छुरी, बर्फ काटने की छुरी, कुदाल या हिमपिंड, बर्फ के बड़े पुंज। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंचे। कैंप 2 का जिक्र यहां आ गया। कैंप 2 पर पहुंचे। जिस सिरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में अंडरलाइन करो या अपने नोटबुक में लिख लो, ये कर्नल खुल्लर के ये इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त और साहसिक उदाहरण था। देखिए, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था भाई, जहां खुद को अपनी जान बचाने की पड़ी है। खुद को आदमी को एक एक कदम फूंक फूंक कर डालना पड़ रहा है। हमारी मृत्यु कब होती है उसके बारे में कोई आता पता नहीं है। इतनी खतरों से जगह भरी हुई है। ऐसी जगह पर खुद के बनाए स्ट्रेचर पर किसी व्यक्ति को लादना है और उसको नीचे लेकर आना है और उसकी जान बचानी है। सही अर्थ में इतनी ऊंचाई पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। ये देखिए, कैंप 2 6400 मीटर में लगा हुआ है। कैंप 1 बेस कैंप, कैंप 3, कैंप 4 जो तेंजिंग मिले थे। कैंप 4 में कौन मिले थे? तेंजिंग मिले थे। कैंप 3 देखिए साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? बचेंद्री को पूछा, तुम डर गई थी? जी हां, मैं डर गई थी। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट से उत्तर दिया। अरे नहीं शब्दों में जो आत्मविश्वास भरा हुआ है बच्चों, वो सबसे महत्वपूर्ण था। नहीं, मैं वापस नहीं, मैं डरी बिल्कुल थी, लेकिन अपने लक्ष्य से मैं वापस हटना नहीं चाहूंगी। मैं डर गई थी, लेकिन मैं अपने लक्ष्य की ओर से हटी नहीं थी। नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ उत्तर दिया। ऐसे बचेंद्री पाल कह रही है। जैसे मैं साउथ कोल पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग तथा गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की नाम है बच्चों, कि जय, मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी कि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन से चल रहे थे। ऊंचाई पर ऑक्सीजन के बिना चलने का मतलब होता है बहुत ही दम लगता था, आदमी थक जाता था, हाँ, सांसें फूल जाती थी, हाँ, ऑक्सीजन कम होने के कारण। जितना हम ऊंचाई पर चले जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा आपको कम मिलेगी। साउथ कोल एक जगह का नाम है, लेकिन सबसे कठोर जगह के नाम से इसको जाना जाता है। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्य की मदद करने और थर्मस को जूस और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया और मैंने बर्फीली हवा में तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे मैं कैंप के क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वो मुझे देखकर हक्का बक्का हो गया। बचेंद्री, तुम?
अरे भाई क्या आने की जरूरत थी? क्यों? मैं औरों की तरह ही पर्वतारोही हूं, ये बचेंद्र के वाक्य थे। नहीं आ सकती, तुम जैसे हो वैसे ही मैं हूं। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उन्हें दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूं, इसलिए इस दल में आई हूं। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूं, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? इस प्रकार का जो उत्तर है बचेंद्री पाल ने की से दे दिया कि हंसा और उसने चाय पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण यहां क्वेश्चन आ जाता है कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में सामूहिक एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा या एवरेस्ट जैसा महान अभियान सम्मिलित कार्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आता है। प्रश्न कैसे आ सकता है? देखिए, एवरेस्ट ऐसा महान अभियान सम्मिलित कार्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है। यहां हर कोई एक दूसरे को मदद कर रहा है। चाहे आपने बोलकर हिम्मत बढ़ाने का काम जैसे तेंजिंग ने कर दिया, वैसे की है, वैसे रीता गोबू है, जैसे हमारे उपनेता प्रेमचंद जी हैं, या हमारे नेता कर्नल कुल्लर जी हैं। ये देखिए, जैसे उन्होंने बचेंद्री को बचाने का काम जिस प्रकार उन्होंने कर दिया, वो कार्य है सम्मिलित कार्य है। जैसे स्ट्रेचर पर लादकर कम से कम 8 लोगों को बेस कैंप तक पहुंचाने का कार्य क्यों ना हो, सभी कार्य एक दूसरे के कार्य के ऊपर आधारित हैं। जैसे डॉक्टर मेनू मेहता जी हो, उन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बांधना, रस्सियों को कैसे बांधना है, एक तकनीकी मतलब इंजीनियरिंग के कार्य से उन्हें अवगत कराया हो। हर एक दूसरे को मदद कर रहा है, तो निश्चित ये सारे उदाहरण आपको उसमें देने पड़ेंगे और इस प्रश्न को लिखना पड़ेगा या उस प्रश्न के उत्तर को लिखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी ही सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्कुट आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंदोर जी बाहर खड़ा था, कोई आसपास बिल्कुल नहीं था। अंदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वो ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आना था, देखिए यहां से चढ़कर यहां एक दिन ही चढ़ना है और वापस भी आना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना है, बेस कैंप में वापस आना है। वो उसकी एक शर्त थी, मैं यहां से चढ़ूंगा, वहां तक चढ़ाई एक दिन में करूंगा और उसी दिन वापस साउथ कोल आ जाऊंगा, या मैं बेस कैंप में पहुंच जाऊंगा। वो तुरंत चढ़ाई शुरू कर देना चाहता था, क्योंकि हम अभी निकले तो सही समय पर दोपहर में पहुंचेगा और दोपहर के बाद फिर वापस आ जाएंगे। और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। देखिए, अंदोर जी की जो शर्त है उस शर्त के मुताबिक यह बहुत ही श्रम साध्य कठिन प्रयास था और कठिन निर्णय भी था। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत ही कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंदोर जी पर विश्वास था। साउथ कोल साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी और अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ साथ चलने के लिए भी तैयार नहीं था। तो मैंने अंदोर जी की शर्त मंजूर कर दी और उन्होंने कहा जी हां, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार थी। देखिए, जब आदमी कोई शर्त या कोई ठान लेता है या अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए निकलता है
तो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो उसके पास आत्मविश्वास विश्वास होना है, दूसरी चीज है जी हाँ क्या मैं ये कर सकता हूं, जी हाँ आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। मैं कर सकने में अपनी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बचेंद्री के पास वो भी था, शारीरिक क्षमता से वो आश्वस्त थी, उसे पूरा विश्वास था कि मैं चढ़ सकती हूं, मैं यहां से चोटी तक जाऊंगी फिर वापिस आ जाऊंगी, इतनी शक्ति मेरे अंदर है। और वो अंगदुर जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और आप देखते हैं अब हम निश्चित बचेंद्री पाल के साथ साथ हम शिखर तक कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच पाएंगे। सुबह 6:20 पर जब अंगदुर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ गए निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैंने अपने आरोही उपस्कर का अर्थ होता है आरोहियों का आवश्यक सामान। क्या क्या होगा, सिलेंडर हो सकता है, कोट हो सकता है, गर्म कपड़े हो सकते हैं, पानी हो सकता है, जो सामान है काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदुर जी एक निश्चित गति से ऊपर, देखिए अभी चढ़ना है, अंगदुर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी ढलान और सीधी चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उठाया और मैं उनके पीछे 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 चलती गई। इस प्रकार का अनुभव बता रही है। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदुर जी ने पीछे मुड़कर देखा, मुझे कहा कि क्या मैं थक गई हूं? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। अभी तो 12:30 बजे हैं, हम अभी कुछ मिनटों में शिखर तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने उसे आश्वस्त कर दिया। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदुर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। अंगदुर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी। मैंने कहा था इससे भी पहले कि एवरेस्ट जैसा अभियान दल सम्मिलित कार्यों का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। ऐसे मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि यहां प्रश्न आ जाते हैं। तो लाटू ने नायलॉन की रस्सी क्यों पकड़ी थी? क्यों पकड़ी थी? रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन के अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। लगा कि मेरा ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। तो देखिए, जो ज्यादा ऑक्सीजन ले रही थी वो अब कम ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया। जब आदमी के पास कुछ चीजें कम होती हुई दिखाई देती है तो हम इसका इस्तेमाल भी कम रूप में करते हैं। ज्यादा होता है तो हम ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। जैसे लाइट या बिजली का बिल अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो हम बिजली कम यूज कर देते हैं। तो सेम ऐसा ही है। अब वो कठिन चढ़ाई अब आसान लगने लगी। अब देखते हैं, हमारा टाइम हो गया है। बहुत जल्द ही हम शिखर तक पहुंचने वाले हैं। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों के चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक, दृश्यता विजिबिलिटी जो दिखना मतलब फॉग की तरह लग रहा था। कोहरा ज्यादा जैसा ऐसा लग रहा था। आगे का बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधे, आगे का बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था। कहां जाना है, कैसे जाना है, बिल्कुल
विजिबिलिटी है वो कम हो गई थी, मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। कौन? बचेंद्री। देखिए इस प्रकार वो एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर वो तैयार हो गई थी, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, नजदीक आ गई थी। और जब पता चला कि मैं तो एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी हूं, एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि शंकु एकदम नोक नहीं थी, 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो जाए इतनी भी जगह नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माते का ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आ गया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े। मैं अपने रज्जु नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया था, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया, मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। कुछ देर बाद सोनम पुलजार पहुंचे, उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता पर बहुत ही प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। देखिए, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो धन्य है माता पिता, और इन्होंने बचेंद्री जैसे सुपुत्री को जन्म दिया। पहले माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और बोले कि देश पर तुम्हें गर्व है, देश पर तुम्हें गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी। तुमने जो पीछे छोड़ा हुआ संसार है उससे बिल्कुल भिन्न होगा। चारों तरफ तेरी जय जयकार होगी। हजारों स्त्रियों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन गई हो। हजारों व्यक्ति आपके इस कार्य का अनुकरण करेंगे। निश्चित धन्य हो बचेंद्री, धन्य हो। और इस प्रकार के एक भावपूर्ण वाक्य कहने के बाद उन्होंने बचेंद्री को पुनः बधाई दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पाठ यहाँ पूरा हो जाता है। उसके बाद इस पाठ से संबंधित प्रश्न की बारी आती है। तो लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या क्या जानकारी दी, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप लगाए, सम्मिलित अभियान के सहयोगियों सहायता की भाव, मैंने इसका जिक्र किया था। सम्मिलित अभियान में सहयोगियों सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस किस कार्य से मिल जाता है। जैसे वो चाय लेकर आ गई थी, हम देखते हैं। लेखिका को सागर माता नाम क्यों अच्छा लगा कि सही में सागर का जो माता है एवरेस्टी हैं। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई, जलवायु अनुकूल न होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो भाई मैं फिर से आपको इस पाठ से संबंधित बोल देता हूं कि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। तो भाई आप प्रैक्टिस करो, अपना लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, जिद्द, ये सारे गुणों को बचेंद्री के इस पाठ से हम प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार, कितनी बार हमने बोल दिया कि बचेंद्री तुम थक गई हो, उसने कहा नहीं है। तो विविध कार्य के माध्यम से या ये कठिनतम कार्य के माध्यम से हम अपने ही जीवन में
कुछ तो प्रेरणा ले सकते हैं और अपने कार्य को कैसे करना है बचेंद्र से हम सीख सकते हैं। यहाँ मैं ये पाठ समाप्त कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।